इस वक्त रणविजय कार ड्राइव कर रहा था और आकृति पिछड़ी वाली सीट पर बैठी हुई थी। आकृति अपने मन में ये छिपकली बार बार मेरे और रणविजय के बीच में आ जाती है। इसे तो खुद को समझ होनी चाहिए कि रणविजय के बगल में बैठने का हक सिर्फ मेरा है। लेकिन मैं इतना क्यों सोचूं? रणविजय भी तो बोल सकते थे ना। लेकिन उन्हें तो मोनिका के साथ बैठकर ही ज्यादा खुशी मिल रही है। आकृति पीछे बैठकर यही कुछ सोच रही थी कि रणविजय उसे गाड़ी के मिरर से चुपके चुपके देख रहा था। आकृति के फेस से रणविजय को अंदाजा हो चुका था कि इस वक्त आकृति गुस्से में है, जिसे देखकर रणविजय के फेस पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। तभी मोनिका रणविजय की निगाहों को फॉलो करते हुए, हम कहीं लॉन्ग ट्रिप पर घूमने के लिए चलते हैं। बचपन में तुम्हें लॉन्ग ट्रिप पर जाना बहुत पसंद था रणविजय। मोनिका की बात सुनते ही रणविजय, हाँ मोनिका, तुम सही कह रही हो। मैं ज्यादातर अपनी लाइफ में सिर्फ काम को ही वक्त दिया हूँ। मेरा भी बहुत मन था कि मैं कहीं दूर घूमने के लिए जाऊं, लेकिन अब तुमने कह दिया है तो फिर हम जल्द ही बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। रणविजय के मुंह से ये सारी बातें सुनकर आकृति अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। तभी वह पीछे तेज आवाज में, नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आकृति का ऐसा जवाब सुनते ही रणविजय और मोनिका आकृति की तरफ देखते हैं। तभी आकृति बात को सही करते हुए रणविजय के कंधे पर हाथ रख देती है और वह रणविजय की तरफ देखते हुए, वो एक्चुअली शादी के बाद से इन्होंने मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। कल रात इन्होंने मुझे कहा था कि करवा चौथ के बाद ये मुझे कहीं दूर घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। इसलिए मोनिका, तुम्हारा जो प्लान है वो कैंसिल हो चुका है। तुम्हारा दोस्त बैचलर नहीं रहा जो तुम्हारे साथ कहीं भी चला जाए। अगर उसे कहीं पर भी जाना होगा तो वो अपनी बीवी के साथ जाएगा। ये कहते ही आकृति के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। रणविजय आकृति के चेहरे को मिरर से देख रहा था। वो अपने मन में, कर लो जितना नाटक करना है, बार बार जो तुम पत्नी बनने का ढोस जमा रही हो, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ से मोनिका ये सारी बात सुनने के बाद अपने दांत पीसते हुए, ओ आकृति, यहाँ पर परिवार वाले नहीं हैं, तुम्हें यहाँ पर नाटक करने की अब जरूरत नहीं है। ये सुनते ही आकृति, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी मोनिका आकृति की तरफ देखते हुए, मतलब यही है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ने शादी एक रीजन की वजह से की है और अब तुम सिर्फ 2 महीने के लिए ही उसकी पत्नी हो। बल्कि तुमने रणविजय की झूठ में उसका साथ दिया है। तो मेरे सामने ये पत्नी बनने का अब नाटक बंद कर दो। ये सुनते ही आकृति की आंखें बड़ी हो जाती है। वह अपने मन में, आखिर इसे कैसे पता चला ये सारी बातें? तभी वह रणविजय की तरफ देखती है। आकृति धीमी वॉइस में, आपने इसे बताया है? रणविजय कुछ बोलता कि उससे पहले ही आकृति, हाँ, रणविजय ने ही मुझे बताया है। आफ्टर ऑल वह मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। मैं रणविजय को बहुत पहले से जानती हूँ और तब तुम उसकी लाइफ में भी नहीं थी। रणविजय कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाता। मैं उसके लिए बहुत खास हूँ। यह कहते ही मोनिका के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वह इस बात को पूरा करते हुए, इसी वजह से रणविजय अब मेरे साथ जाएगा। तुम अब रणविजय की चिंता बिल्कुल मत करो। ये सुनते ही आकृति का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। तभी आकृति अपने मन में, मोनिका इतनी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उन्होंने हमारी बात भी सारी इनको बता दी, एक बार भी नहीं सोचा। अब तुम इसके सामने ऐसा वैसा नाटक भी नहीं कर पाओगी। लेकिन जो भी हो जाए मोनिका, मैं रणविजय को नहीं छोड़ूंगी। तुम और रणविजय चाहे जो भी सोचना हो सोचो। अब कुछ देर बाद गाड़ी में पूरी शांति थी। करीब आधे घंटे के बाद गाड़ी एक मॉल के सामने रुकती है। रणविजय मोनिका और आकृति को देखते हुए, तुम दोनों मॉल के अंदर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। रणविजय के ये कहते ही मोनिका और आकृति दोनों गाड़ी से उतर जाती हैं। इस वक्त मोनिका और आकृति दोनों ही गुस्से भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रही थी। तभी मोनिका आकृति को देखते हुए मन ने, तुम बेशक जितनी बड़ी फेमस मॉडल क्यों ना रही हो, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं कि तुम रणविजय की पत्नी बन सको। तभी मोनिका आकृति की तरफ देखते हुए, तुम्हें पता है द एम्पायर मॉल किसका है? ये सुनते ही आकृति, मुझे नहीं पता। जिसका भी हो, मुझे इससे क्या लेना देना। तभी मोनिका हंसते हुए, ये पूरा मॉल रणविजय राठौर का है। तुम रणविजय की पत्नी बनी हो, लेकिन तुम्हें तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। ये सुनते ही आकृति अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, इसे फिर से मौका मिल गया बोलने का। तभी मोनिका, इसी वजह से कहती हूँ, तुम रणविजय को बिल्कुल भी नहीं जानती। रणविजय ने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत के लिए की है। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या मजबूरी रही है रणविजय से शादी करने की, क्योंकि तुम भी तो एक फेमस मॉडल रही हो और तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये सुनते ही आकृति कुछ बोलने वाली थी कि तभी रणविजय वहां पर आ जाता है। वह दोनों को देखते हुए, तुम दोनों अंदर नहीं गई? सारा दिन यहीं पर खड़े रहना है क्या? ये कहते रणविजय आगे चला जाता है। तभी रणविजय के पीछे पीछे आकृति और मोनिका भी चली जाती है। रणविजय और आकृति एक स्टोर के अंदर एंटर करते हैं। एक सेल्स गर्ल रणविजय को देखते हुए, हेलो सर, आपका वेलकम है। आप बहुत टाइम बाद मॉल में आए हैं।
बताएं आपको क्या चाहिए। ये सुनते ही रणविजय आकृति की तरफ इशारा करते हुए दिस इज माई ये कहते ही रणविजय चुप हो जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे याद आता है कि आकृति ने उसे कहा था कि वह अपनी शादी अनाउंस नहीं करना चाहती। रणविजय इस वक्त आकृति के चेहरे की तरफ देख रहा था कि तभी पीछे से मोनिका दिस इज माई फ्रेंड। ये सुनते ही वह सेल्स कर ओके मिस मोनिका चौधरी, आपका भी वेलकम है। आप और सर्फ काफी दिनों के बाद मिले हैं। आकृति को उस वक्त बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, क्योंकि रणविजय की वह पत्नी थी, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। आज रणविजय उसे अपनी पत्नी कहने वाला था, लेकिन इस वक्त वह चुप हो चुका था। तभी मोनिका उस सेल्स गर्ल की तरफ देखते हुए ये मेरी फ्रेंड है, इसकी नई नई शादी हुई है, कल करवा चौथ है ना, तो इसी वजह से इसके लिए शॉपिंग करने आई हूँ। ये कहती मोनिका रणविजय की तरफ इशारा करती है। रणविजय मोनिका की तरफ देखकर बेहद खुश हो चुका था। इस वक्त मोनिका ने उस बात को संभाल लिया था। तभी स्टोर का मैनेजर रणविजय को देखते हुए तुरंत उसके पास आता है। वह चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए हेलो सर, आपका वेलकम है। तब मैनेजर की निगाह रणविजय के बगल में खड़ी आकृति पर जाती है। वह आकृति को देखते हुए यू आर फेमस मॉडल मिस आकृति खुराना, आई एम राइट। ये सुनते ही आकृति यस। तभी वो मैनेजर मेरी जो सिस्टर है वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, उसने तो अपने कमरे में हर जगह आपकी तस्वीर लगा कर रखी है, और आज तो मैं आपको अपने सामने देखकर बेहद खुश हूँ। आप सच में बेहद खूबसूरत है। मैनेजर के मुंह से आकृति की तारीफें सुनकर रणविजय को गुस्सा आने लगता है। तभी रणविजय मिस्टर संदीप मेहरा, अगर आपका हो चुका हो अब आप स्टोर की बेस्ट से बेस्ट कलेक्शन इन्हें दिखाइए। ये सुनते ही मैनेजर ओके सर, वो आकृति को लेकर दूसरे साइड चला जाता है। दूसरी तरफ मोनिका यह देखकर अपने दांत पीसते हुए इस मैनेजर को भी अभी उसकी तारीफ करनी थी क्या। ये कहते ही मोनिका रणविजय की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है कि तभी रणविजय का फोन बजना स्टार्ट हो जाता है। तो वो फोन पिक करते हुए स्टोर से बाहर चला जाता है। मोनिका ये देखते हुए ये रणविजय का फोन भी इसी वक्त आना था क्या। खैर छोड़ो, मैं अपने लिए जाकर एक वेस्टर्न ड्रेस लूंगी, ताकि जिसे पहनकर रणविजय खुद मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ये कहते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। करीब 5 मिनट के बाद रणविजय दोबारा स्टोर के अंदर एंटर करता है। वह अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए आकृति को ढूंढने की कोशिश करता है, और जैसे ही दूसरी तरफ उसकी निगाह जाती है तो देखता है कि इस वक्त मैनेजर खुद आकृति को कलेक्शन दिखा रहा था, लेकिन वह बार बार बहाने से आकृति को छूने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और तुरंत गुस्से से उस तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। आकृति के नजदीक जाते ही रणविजय मैनेजर को गुस्से भरी आवाज में मिस्टर मेहरा, आप जाकर मोनिका को अटेंड कीजिए, और यहाँ के लिए आप एक फीमेल गर्ल्स को भेजिए। ये सुनते ही मैनेजर ओके सर वहां से तुरंत निकल जाता है। आकृति यह देखते हुए क्या हुआ है, अच्छा भला तो वो अपना काम कर रहा था, बल्कि मेरी मदद भी कर रहे थे, लेकिन आपने उन्हें भगा दिया। ये सुनते ही रणविजय आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है, जिसे देखकर आकृति अपने मन में फिर से इन्हें क्या हो गया है, ये गुस्से से मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। तभी आकृति धीमी वॉइस में प्लीज यहाँ पर कुछ मत करना। लेकिन इस वक्त रणविजय पर आकृति की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह आकृति के बेहद नजदीक आ चुका था, और इस वक्त उसने आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। आकृति के कान के वह बेहद नजदीक जाकर अपने होठ फुसफुसाते हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई तुम्हें देखे। ये कहते ही रणविजय आकृति की गाल पर हल्की सी किस करता है कि तभी एक सेल्स गर्ल वहां पर एंटर करती है। आकृति उस लड़की को देखते हुए तुरंत रणविजय से दूर हो जाती है। रणविजय उस लड़की को देखते हुए मैडम के लिए बेस्ट से बेस्ट कलेक्शन दिखाइए। ये सुनते ही वह सेल्स गर्ल ओके सर। कुछ देर बाद रणविजय कुछ ड्रेस में से एक ड्रेस सेलेक्ट करता है, जो कि पूरी डार्क मेहरून कलर की थी। रणविजय उस ड्रेस को देखते हुए यह आकृति पर बेहद सूट करेगा। ये कहते ही वह ड्रेस लेकर सीधा आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। तभी आकृति को देखते हुए तुम ये देखो। आकृति रणविजय के हाथों में वह ड्रेस देखते ही वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। तभी वह सेल्स गर्ल सर की चॉइस बहुत बेस्ट है। उन्होंने अब तक की लेटेस्ट ड्रेस को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जो कि इंडियन साड़ी के साथ वेस्टर्न गाउन का भी लुक दे रहा है। ये सुनते ही आकृति अपने मन में आखिर पति किसका है। दूसरी तरफ मोनिका ने भी अब तक की सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। मोनिका रणविजय को ढूंढते हुए जैसे ही आकृति की तरफ आती है तो देखती है कि रणविजय आकृति के पास आ रहा था। यह देखकर मोनिका अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। तभी मोनिका चेहरे पर झूठी स्माइल लिए रणविजय को देखते हुए मेरा तो हो चुका है, शायद आकृति का अभी तक नहीं हुआ। तभी रणविजय नहीं, उसका भी हो चुका है। रणविजय के कहते ही उसका फोन बजना शुरू हो जाता है। रणविजय मोनिका और आकृति की तरफ देखते हुए मैं पार्किंग एरिया में जा रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से वहां पर आ जाना, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करूंगा। ये कहते ही रणविजय वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद मोनिका आकृति स्टोर से निकल जाती है। मोनिका अपने मन में
मैं तुम्हें ये करवा चौथ नहीं रखने दूंगी। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी मोनिका आकृति को, अरे मुझे बहुत तेज लगा है, मुझे अभी फिलहाल वॉशरूम जाना पड़ेगा। ये सुनते आकृति, अभी तक तो तुम नॉर्मल थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तभी मोनिका, किसी को लगा होगा तो वह क्या हर जगह ढिंडोरा पीटे? तभी आकृति, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर कहाँ वॉशरूम है। तभी मोनिका आकृति को लेकर पीछे साइड में चली जाती है, जहाँ पर वॉशरूम के साथ एक लिफ्ट भी थी। लेकिन वह लिफ्ट में हाल फिलहाल काम चल रहा था, जिस बारे में मोनिका को अच्छे से मालूम था। विजय का ये मॉल काफी बड़ा था, जिसमें कम से कम 5 से 6 लिफ्ट मौजूद थी। लेकिन इनमें से कुछ लिफ्ट ऐसी थी जिसकी सर्विस अभी तक नहीं ठीक थी। मोनिका आकृति की तरफ देखते हुए, अच्छा आकृति, तो एक काम कर, अभी रणविजय के पास चली जा, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। तुझे पता है ना रणविजय टाइम का कितना पक्का है, अगर हम दोनों ना पहुंचे तो फिर हम दोनों पर गुस्सा हो जाएगा। ये सुनते ही आकृति, नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगी। तभी मोनिका दांत पीसते हुए, अरे यार, मेरे को 2 नंबर लगा है, मेरे को टाइम लगेगा, इसलिए बोल रही हूँ, तू जा। ये सुनते ही आकृति, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहाँ लिफ्ट है? तभी मोनिका आकृति को देखते हुए, अरे यार, कहीं होगी लिफ्ट, अब मैं अच्छा चलती हूँ। ये कहते मोनिका वॉशरूम के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ आकृति जैसे ही पलटती है तो उसकी निगाह कोने में लगी हुई एक लिफ्ट की तरफ जाती है। यह देख कर आकृति, अच्छा हुआ लिफ्ट यही मिल गई, नहीं तो पता नहीं मुझे और कितना ज्यादा चलना पड़ता। ये कहती वह बिना देखे उस लिफ्ट के अंदर एंटर कर देती है। इन सबसे अनजान आकृति जैसे लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करती है कि लिफ्ट अंदर से बंद तो हो जाती है, लेकिन वह चलते हुए अचानक ही बीच में रुक जाती है। दूसरी तरफ मोनिका यह देखकर खुशी से, अब जाकर तीर निशाने पर लगा है, अब तुम रहो इसी लिफ्ट के अंदर और ऐसे ही तड़प तड़प कर इस लिफ्ट में तुम मर जाना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये कहते उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है और वहां से तुरंत निकलकर दूसरी लिफ्ट पकड़कर सीधा नीचे फ्लोर पर चली जाती है। दूसरी तरफ आकृति लिफ्ट में बुरी तरीके से फंस चुकी थी, अब उससे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। आकृति चिल्लाते हुए, कोई है, मेरी मदद करो, मैं इस लिफ्ट में फंस चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। इन सब से अनजान रणविजय जैसे ही पार्किंग एरिया में मोनिका और आकृति का इंतजार करता है तो देखता है कि मोनिका इस वक्त उसी की तरफ आ रही थी, लेकिन आकृति उसे कहीं नहीं दिख रही थी। तभी मोनिका गाड़ी में बैठते हुए, चलो जल्दी से, बहुत देर हो चुकी है। तभी रणविजय, लेकिन आकृति भी तो तुम्हारे साथ थी। ये सुनते ही मोनिका, हाँ, वो मेरे साथ थी, लेकिन वह बाद में कहाँ गई मुझे कुछ मालूम नहीं। ये सुनते ही रणविजय, लेकिन कहाँ गई? तभी मोनिका बात को घुमाते हुए, मुझे नहीं पता वह कहाँ गई, लेकिन वो किसी से बात करी थी, उसे शायद कहीं पर जाना था, शायद इसी वजह से वह हमें छोड़कर चली गई। ये सुनते ही रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए अपने मन में, तुम उस समीर के पास ही चली गई होगी, इतना ज्यादा बेताब हो रही थी उससे मिलने के लिए। जिस सोचते ही रणविजय तुरंत गाड़ी में बैठ जाता है और मोनिका और रणविजय वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आकृति, उस लिफ्ट में कोई है जो मुझे सुन रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। इस वक्त आकृति के माथे से पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि उस लिफ्ट में एक सेकंड में सांस लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। आकृति घुटनों के बल गिरकर, रणविजय कहाँ पर है आप, मेरी मदद करिए, ये कहते ही आकृति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ राठौर पैलेस, रणविजय और मोनिका जैसी राठौर पैलेस के अंदर एंटर करते हैं तो प्रिया जी उन दोनों को देखते हुए, आकृति भी तो तुम लोगों के साथ गई थी, वह कहाँ है? ये सुनते ही रणविजय, एक्चुअली मोम आकृति को कुछ काम आ चुका था, इसी वजह से वो मॉल से ही चली गई। ये सुनते ही प्रिया जी, लेकिन ये कैसे हो सकता है, उसने तो मुझे कहा था कि वह आज काम पर नहीं जाएगी। तभी रणविजय, अरे मॉम, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, वो आ जाएगी बाद में। ये कहते रणविजय अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ मोनिका अपने कमरे में जाते ही खुशी से नाचने लगती है, वो अपने आप से बात करते हुए, उस आकृति को रणविजय की लाइफ से मैंने हमेशा के लिए दूर कर दिया और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आकृति उस लिफ्ट में फंसी हुई है, कुछ देर बाद आकृति खुद उस लिफ्ट में तड़प तड़प कर मर जाएगी और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। आकृति के मरने के बाद मैं रणविजय को अपना बना लूंगी। ये सुनते ही मोनिका अपनी ड्रेस निकाल कर आईने में देखने लगती है और अपने आप को देखते हुए, कल का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा। ये कहते उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। दूसरी तरफ रणविजय इस वक्त अपने रूम में बालकनी में था। रणविजय अपने फोन में आकृति और उसकी शादी की फोटो को देखते हुए, क्यों करती हो तुम बार बार ऐसा, मैं तुम्हें ये सब करके अच्छा लगता है? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ फील करती हो, लेकिन उसके बाद ही तुम कुछ ऐसा करती हो जिससे साफ समझ में आता है कि तुम ये सिर्फ नाटक करती हो। और अब तो तुम गई हो उसी समीर के पास, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि कल करवा चौथ है तो आज तो तुम उससे मिलने गई होगी।
ये कहते रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। दूसरी तरफ आकृति लिफ्ट में सिकुड़ कर बैठी हुई थी। उससे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस वक्त आकृति की आंखों के सामने रणविजय का चेहरा नजर आ रहा था। आकृति अपने मन में, कहाँ हैं आप, मेरी मदद करिए। अब इसी तरीके से सारा दिन बीत जाता है। किसी को खबर नहीं रहती कि आकृति इस वक्त कहाँ पर है। सबको यही लगता है कि आकृति इस वक्त अपने काम में बिजी होगी। लेकिन दूसरी तरफ राठौर पैलेस में प्रिया जी आकृति को कॉल करते हुए, ये आकृति का नंबर क्यों नहीं लग रहा। मैंने सोचा इससे पूछ लूंगी कि इसने सुहाग का सामान लिया या नहीं, लेकिन इसका नंबर तो आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है और अब तो रात के 9 बजने वाले हैं। अभी तक ये घर पर भी नहीं आई। प्रिया जी को ऐसे परेशान होता देख शालिनी, क्या हुआ दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो। प्रिया शालिनी को देखते हुए तुरंत ये सारी बातें बता देती है। ये सुनते ही शालिनी, दीदी आप चिंता मत करो, ये हो सकता है कि आकृति की फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। ये सुनते ही प्रिया जी, मुझे आज अजीब सी फीलिंग आ रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरी बहू अभी कोई मुसीबत में है। तभी शालिनी प्रिया को शांत करते हुए, दीदी शांत हो जाइए आप, मन में ये सब बातें मत सोचिए, सब कुछ ठीक होगा। क्यों ना एक बार जाकर आप रणविजय से बात करें, शायद उसे पता हो कि आकृति इस वक्त कहाँ है। ये सुनते ही प्रिया जी, हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे अभी रणविजय से बात करनी चाहिए। ये कहते ही प्रिया जी रणविजय के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और जैसे अंदर एंटर करती है तो देखती है कि रणविजय इस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी प्रिया जी रणविजय को देखते हुए, बेटा। प्रिया जी की आवाज सुनते ही रणविजय दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे मालूम होता है कि इस वक्त प्रिया जी काफी परेशान है। रणविजय तुरंत अपना लैपटॉप बंद करते हुए प्रिया जी की तरफ कदम बढ़ाते हुए, क्या हुआ है मॉम, आप इतना परेशान क्यों लग रही हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप कहें तो डॉक्टर को घर पर बुलाऊं। ये सुनते प्रिया जी, नहीं नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुनते ही रणविजय, क्या ठीक नहीं लग रहा है, बताएं खुलकर। तभी प्रिया जी, बेटा रात के 9 बज चुके हैं और अभी तक आकृति घर वापस नहीं आई। मैंने सोचा कि मैं उससे पूछ लूं करवा चौथ का सामान लिया या नहीं। ये सोचते ही जब मैंने उसे फोन किया तो उसका नंबर नॉट रीचेबल बता रहा है। अभी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। ये सुनते ही रणविजय, मॉम आप शांत हो जाइए, आपको पता है ना कृति एक मॉडल है, वह किसी शूट में बिजी होगी, शायद फोन चार्ज करना भूल चुकी होगी। ये सुनते ही प्रिया जी, नहीं बेटा, उसने मुझे कहा था कि वह आज काम पर नहीं जाएगी क्योंकि उसे करवा चौथ का व्रत रखना है। मैंने उसे कहा था कि मैं शाम को उसे बताऊंगी कि उसे कल क्या क्या करना है, बल्कि वो तो इस करवा चौथ को रखने के लिए काफी ज्यादा खुश थी। ये सुनते ही रणविजय, ओके मॉम आप चिंता मत करिए, आकृति शायद आती होगी, लेकिन आप अभी ज्यादा चिंता करोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनते ही प्रिया जी, बेटा आई होप तू जैसा कह रहा है वैसा हो, सब कुछ ठीक हो और मेरी बहू भी ठीक हो। ये कहते प्रिया जी रूम से बाहर चली जाती हैं। प्रिया जी के जाते ही रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, तो तुम अभी तक उस समीर के पास बैठी हो, यहाँ मेरी मोम तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही है, लेकिन तुम्हें किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं, इतनी सेल्फिश हो सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये कहते रणविजय किसी को कॉल करता है। तभी रणविजय गुस्से भरी आवाज में, आकृति अभी तक मिस्टर समीर मेहरा के पैलेस में ही है। ये सुनते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, आपने मुझे जैसा बोला था, मैं तब से ही समीर मेहरा के घर पर निगरानी रखे हुआ हूँ। अभी तक तो मैंने मैडम को समीर मेहरा के पैलेस में आते हुए देखा भी नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कि वो कब निकलेंगी। ये सुनते ही रणविजय, ये क्या बोल रहे हो, बल्कि आकृति तो कब का वहां पर जा चुकी है। दूसरी तरफ से, नहीं सर, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, अगर मैडम वहां पर आई होती तो मैं आपको कब का फोटो भी इनकी भेज देता, बल्कि समीर मेहरा तो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर आए हैं। तभी रणविजय, शायद हो सकता है वो ऑफिस में उससे मिलने के लिए गई हो। ये सुनते ही वह शख्स, नहीं सर, मैंने ऑफिस में भी एक बंदा लगा कर रखा है जो कि समीर मेहरा पर निगरानी रखे हुआ है, लेकिन वहां पर भी मुझे पता चला कि मैडम वहां पर नहीं आई। ये सुनते ही रणविजय तुरंत फोन कट कर देता है। वह अपनी आंखें बंद करते हुए, आखिर तुम कहाँ हो, अगर तुम समीर के पास नहीं हो तो फिर कहाँ हो। दूसरी तरफ आकृति लिफ्ट में धीरे धीरे सांस ले रही थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह इस वक्त लिफ्ट में बेहोश गिरी हुई थी। वह धीरे धीरे बस रणविजय का नाम ले रही थी। दूसरी तरफ रणविजय अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। जब रात के 10 बज चुके थे और आकृति इस वक्त घर पर नहीं आई थी, रणविजय अपने मन में, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा कि आकृति है कहाँ पर। यह कहते रणविजय किसी को फोन करता है और वह गुस्से भरी आवाज में, जल्द से जल्द पता करके बताओ कि आकृति के फोन की लास्ट लोकेशन कहाँ की थी। ये कहते वो फोन कट कर देता है। इस वक्त रणविजय परेशान होकर रूम के चक्कर लगा रहा था कि तभी मोनिका रूम के अंदर एंटर करती है। मोनिका रणविजय को परेशान होता देख, क्या हुआ है रणविजय, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो। ये सुनते ही रणविजय मोनिका की तरफ देखते हुए, आकृति अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ है,
उसका फोन भी नहीं लग रहा। ये सुनते ही मोनिका रणविजय के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, रिलैक्स रणविजय, तुम क्यों उसके लिए परेशान हो रहे हो? ये सुनते ही रणविजय मोनिका को अपने से दूर करते हुए, ये क्या बोल रही हो तुम? मोनिका, तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रणविजय अभी ये सब कह रहा था कि तभी प्रिया जी रूम के अंदर एंटर करती है। रणविजय को देखते हुए, रणविजय बेटा, अभी तक आकृति घर नहीं आई। तुमने तो कहा था कि वह आ जाएगी। ये सुनते ही रणविजय प्रिया जी का हाथ पकड़ते हैं। मॉम रिलैक्स, आप चिंता बिल्कुल मत करो। आकृति जहाँ भी होगी मैं उसे ढूंढ कर सही सलामत लेकर आऊंगा। आप मुझ पर पूरा विश्वास रखो। ये सुनते ही प्रिया जी, तुम सच कह रहे हो ना? ये सुनते ही रणविजय, हाँ मॉम, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये कहते ही वह प्रिया जी को अपने गले लगा लेता है। तभी रणविजय का फोन आता है। रणविजय फोन आंसर करते हुए जैसे बालकनी में जाता है तो दूसरी तरफ से, सर, आकृति मैम की लास्ट लोकेशन एम्पायर मॉल की थी। ये सुनते ही रणविजय, आर यू श्योर? ये सुनते ही वह शख्स, यस सर, मैं लास्ट लोकेशन वही की है। ये सुनते ही रणविजय, इसका मतलब है कि आकृति फिर? तभी दूसरी तरफ से, हाँ सर, इसका मतलब साफ यही है कि आकृति मैम उस मॉल के अंदर ही है। ये सुनते ही रणविजय तुरंत फोन कट कर देता है। रणविजय बिना कुछ कहे राठौर पैलेस से निकल जाता है। इस वक्त गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। रणविजय अपने मन में, गलती मेरी है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने ही बार बार उसे बहुत तकलीफ दी है और मैं सुबह से यही सोच रहा था कि वह समीर के साथ है, लेकिन वह तो समीर के पास भी नहीं गई, बल्कि मेरे ही मॉल के अंदर कहीं फंसी है। और अभी तक तो मॉल भी बंद हो चुका होगा। तभी रणविजय किसी को फोन करते हुए, मुझे पता लगाकर बताओ कि मेरे साथ एक लड़की आई थी जिसका नाम आकृति खुराना था। वह एक फेमस मॉडल है। मॉल से बाहर वह कितने बजे निकली? दूसरी तरफ से, ओके सर, आप मुझे कुछ वक्त का टाइम दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको पता करके बताता हूँ। इस वक्त रणविजय गाड़ी की स्पीड बहुत तेज करके रखा था। उसकी आंखें काफी नम हो चुकी थी। करीब 15 मिनट के बाद जैसे ही रणविजय मॉल के बाहर गाड़ी रोकता है, तभी दो आदमी रणविजय की तरफ आते हैं। तभी वह रणविजय को देखते हुए, सर, आपने मुझे मैम के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, लेकिन ताज्जुब की बात है कि मैडम अभी तक मॉल से बाहर नहीं आई। ये सुनते ही रणविजय की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। वह गुस्से भरी आवाज में, इसका मतलब आकृति इसी मॉल के अंदर है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। यह कहते ही सभी लोग मॉल के अंदर एंटर करते हैं। रणविजय ने इस वक्त 50 लोगों को हायर किया था, जो कि इस वक्त आकृति को ढूंढने में उसकी मदद कर रहे थे। रणविजय उसी फ्लोर पर गया था जहां पर उसने आकृति के साथ कपड़े लिए थे, लेकिन वहां पर भी जाकर आकृति से कहीं भी नहीं मिली। रणविजय अपने मन में, प्लीज कहाँ हूँ, एक बार तो आवाज दो मुझे। आई स्वेयर, अगली बार मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही रणविजय जोर जोर से आकृति को आवाज लगाने लगता है। तभी वह सारे आदमी रणविजय के पास आते हैं और एक एक करके सारे बताते हैं कि हमने पूरे मॉल को चेक कर लिया है, लेकिन हमें आकृति मैडम कहीं भी नहीं मिली। तभी रणविजय गुस्से भरी आवाज में, कहीं तो हमसे कोई गलती हो रही है, आकृति यही है, मेरा दिल कह रहा है। ये कहते ही रणविजय की निगाह दूसरी साइड के एक कोने में लिफ्ट की तरफ जाती है। रणविजय उस लिफ्ट को देखते हुए बिना देरी के उस लिफ्ट की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वह चिल्लाते हुए आकृति का नाम ले रहा था, लेकिन उसे आकृति की कहीं पर भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। रणविजय निराश होकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। इस वक्त उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है, जो जमीन पर गिरता है। रणविजय धीमी वॉइस में, तुम कहाँ हो? तभी रणविजय के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है। वो उस आवाज को सुनते ही जैसे उस लिफ्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो उस लिफ्ट के अंदर से एक हल्की सी किसी की आवाज आती है। रणविजय उस लिफ्ट के बेहद करीब आकर, आकृति क्या तुम यहाँ हो? प्लीज बोलो मुझे। दूसरी तरफ से आकृति उस लिफ्ट के अंदर थी, लेकिन इस वक्त वो बेहोशी वाली हालत में थी, क्योंकि इतना समय लिफ्ट में बंद रहने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता था। लेकिन आकृति ने फिर भी इतनी देर से अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी थी। वह धीरे से रणविजय का नाम ले रही थी, जिसे सुनने के बाद रणविजय कंफर्म हो चुका था कि आकृति इसी लिफ्ट में है। तभी वह अपने आदमियों को आवाज देते हुए, ये लिफ्ट चल क्यों नहीं रही? तभी एक शख्स आगे बढ़ते हुए, सर, इसका काम बाकी रह चुका है, इसी वजह से। यह कहते ही वह चुप हो जाता है। तभी रणविजय गुस्से भरी आवाज में, इतनी बड़ी लापरवाही तुम लोग कैसे कर सकते हो? तुम लोगों को मैं पैसा देता हूँ, लेकिन तुम लोग टाइम पर काम भी नहीं करवाते, और ना ही यहाँ पर तुम लोगों ने इस जगह को सील किया है ताकि कोई भी गलती से इस लिफ्ट का इस्तेमाल न करे। लेकिन देखो तुम्हारी आज लापरवाही का क्या नतीजा मिला है। ये कहते रणविजय, जल्दी से किसी को बुलाकर लेकर आओ और इस लिफ्ट का दरवाजा खोलो। तभी वह शख्स, ओके सर, ये कहते ही तुरंत वहां से चला जाता है। रणविजय लिफ्ट के बाहर खड़ा होकर, आकृति, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। करीब 30 मिनट के बाद जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो सब लोग ये देखकर
बेहद हैरान रह जाते हैं कि लिफ्ट के अंदर एक लड़की बेहोश थी। रणविजय बिना देरी के आकृति के पास जाता है। वह आकृति को हिलाते हुए, आकृति प्लीज आंखें खोलो, देखो मैं आ चुका हूँ, प्लीज आकृति मेरी तरफ देखो। लेकिन इस वक्त आकृति की आंखें पूरी बंद हो चुकी थी। तभी रणविजय आकृति की नस को चेक करता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह आकृति के चेहरे को अपनी गर्दन से लगाते हुए, नहीं, तुम नहीं मुझे छोड़कर जा सकती, ये कहते ही रणविजय चिल्लाने लगता है। तभी एक शख्स रणविजय को देखते हुए, सर आप अपने आप को संभालिए, इतना देर में लिफ्ट में रहने के बाद शायद मैडम ने अपना दम तोड़ दिया है, वजह से अब वो मर चुकी हैं। यह कहते हुए अपनी गर्दन झुका लेता है। तभी रणविजय उस आदमी की तरफ देखते हुए, नहीं, मेरी आकृति अभी भी जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। यह कहते रणविजय आकृति के चेहरे को थपथपाने लगता है। लेकिन इस वक्त आकृति के शरीर पर रणविजय के कुछ भी करने का एहसास नहीं हो रहा था। इस वक्त रणविजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आकृति की तरफ देखते हुए, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें यूं अकेला छोड़ दिया, ये कहते ही रणविजय पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। आकृति की मौत के बाद अब रणविजय क्या करेगा, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।